यूरोप का सस्ता तरीन मुल्क क्रोएशिया, 10 हैरानकुन हकाइक, 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द चीपेस्ट यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 8 मिलियन यानी कि 80 लाख पाकिस्तानी बदतरीन मौशी हालात की वजह से मुल्क छोड़कर मशरिक़ वस्ता, यूरोप या फिर अमेरिका जा चुके हैं और एक बड़ी तादाद जल्द ही यहाँ से और भी निकलना चाहती है। लेकिन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे ममालिक में जाना बहुत ही मुश्किल भी है और वहाँ रहना बहुत महंगा भी है। लेकिन यूरोप का एक मुल्क क्रोएशिया एक ऐसी जगह है जहाँ जाना आसान भी है और वहाँ रहना लंदन में रहने से 40% सस्ता भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लंदन में कॉफी का एक कप आपको $4 का मिलता है, जबकि क्रोएशिया में यही कॉफी का कप आपको सिर्फ $2 में मिलेगा, जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में मिलने वाली कॉफी से भी कहीं ज्यादा सस्ता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 33 साल पहले आजाद होने वाला मुल्क क्रोएशिया, जिसका लिटरेसी रेट 99% है, इस मुल्क की मईशत कैसी है, यहाँ रहना कितना सस्ता और महफूज है। पाकिस्तानी खासकर IT के एक्सपर्ट्स के लिए वीजा हासिल करना इतना आसान क्यों है? कितने सालों बाद आपको इस मुल्क का ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है? अमेरिका में मौजूद मशहूर जमाना व्हाइट हाउस का क्या इस मुल्क से गहरा ताल्लुक है? यहाँ कौन सा ऐसा साइंसदान पैदा हुआ था जिसकी तहकीक को अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने जला दिया था? इस मुल्क ने ऐसी क्या चीज बनाई जो पाकिस्तान में मौजूद हर छोटा और बड़ा, बूढ़ा या जवान मजे ले लेके खाता है? तो आइए जानते हैं कि 2018 के फीफा के वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले मुल्क क्रोएशिया के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक। और अगर आपको ऐसी ही मजीद भी जबरदस्त वीडियोस देखनी है तो अभी हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, एड्रियाटिक सी के किनारे पर बसा क्रोएशिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है और ये सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप के दरमियान में वाक़या है। इसके हमसाया ममालिक में स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हेर्ज़गोविना जैसे छोटे ममालिक शामिल हैं, जबकि समंदर के साथ साथ ये इटली का हमसाया भी बन जाता है, जिसकी वजह से ये साउथ ईस्ट यूरोप का एक अहम मुल्क है। क्रोएशिया का सबसे बड़ा शहर ज़ाग्रेब है, जो कि इसका कैपिटल सिटी भी है। अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो 56,594 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए इस खूबसूरत मुल्क में 4 मिलियन यानी कि 40 लाख अफराद बसते हैं, जिनमें से 72% कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, 3.3% सर्बियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.3% आबादी मुसलमान है, जबकि 5% एथीस्ट हैं, यानी कि इनका कोई मजहब नहीं। अगर क्रोएशिया की मईशत की बात की जाए तो इसकी करेंसी क्रोएशियन क्योना है, जो कि पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है, जबकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर यूरो भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रोएशिया का सालाना GDP $176 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तान के GDP से आधे से भी कम है। लेकिन यहाँ पर लोगों की साल की औसतन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम $22,000 लगभग पाकिस्तानी 60 लाख रुपए के बराबर है, जो कि पाकिस्तान में लोगों की औसतन सालाना इनकम से 12 गुना ज्यादा है। आप क्रोएशिया के कैपिटल सिटी समेत किसी भी शहर में सिर्फ $10 में बहुत ही अच्छा खाना खा सकते हैं और एक पिज़्ज़ा यहाँ पर $12 से $14 में मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी 3500 रुपए बनते हैं। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक कौन से शहर से है और आपके शहर में एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा कितने का मिलता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जब भी आप अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाते हैं तो इसके जोग्राफिया, तारीख और कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए ताकि वहाँ के माहौल और लोगों के साथ एडजस्ट होने में ज्यादा मसाइल ना हो, और ये भी कि कौन सी बात इस मुल्क में करनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसी तरह क्रोएशिया की भी एक तारीख है और इसे इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी हासिल किए हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। ये पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में इसने आजादी का ऐलान कर दिया और इसके लिए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंग आजादी भी लड़ी गई और इसी साल के आखिर तक इसने आजादी भी हासिल कर ली। इसलिए अक्सर लोग इसको अभी भी यूगोस्लाविया का हिस्सा समझते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं, और अगर आप क्रोएशिया के लोगों को ऐसा कहेंगे तो वो बहुत ही बुरा मान जाते हैं। अगर क्रोएशिया की पुरानी तारीख की बात की जाए तो 7वीं सदी में ये रोमन एम्पायर का हिस्सा भी था और इसको एक सूबे की हैसियत हासिल थी, लेकिन 10वीं सदी में इसको किंगडम ऑफ क्रोएशिया बना दिया गया, जो कि 1925 से लेकर 1102 तक कायम रही। लेकिन फिर इस पर दूसरी यूरोपीय अक़वाम ने हुकूमत करनी शुरू कर दी और यह मुख्तलिफ रियासतों का हिस्सा रहा। 16वीं और 17वीं सदी में इसका कुछ हिस्सा सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में भी रहा, लेकिन फिर ये एस्ट्रो हंगरी रियासत का हिस्सा बन गया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस पर एक इंतहा पसंद ग्रोह ओस्तासे ने कब्जा कर लिया था, जिसने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी का साथ दिया था और इनके अपने 2.5 लाख अफराद इस जंग में लुकमा अजल बन गए थे, जिनकी याद में आज भी यहाँ पर तकरीबात मनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3,
दोस्तों दुनिया भर के मर्द मुख्तलिफ तकरीबात में, खासकर वेडिंग की रिसेप्शन पर और ऑफिस में, अपनी शर्ट या 3 पीस सूट के साथ एक नेक टाई लगाते हैं और इसका क्रेडिट क्रोएशिया को जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि अपने गले में टाई बांधना आम नहीं था और ना ही आम लोग इसे पहनते थे, बल्कि रॉयल फैमिली और दीगर वजीर भी इसको नहीं पहना करते थे। ये 17वीं सदी में क्रोएशियन जंगजू पहना करते थे, जिसको करावत कहा जाता था और इसको अपने गले में बांधने की वजह यह थी कि पूरी यूरोपियन जंगों में क्रोएशियन जंगजुओं की एक मुनफरिद पहचान रहे। इसके बाद ये क्रोएशियन मिलिट्री यूनिफॉर्म का हिस्सा बन गया, लेकिन फिर इसमें जिद्दत आ गई और पूरे यूरोप, खासकर रॉयल फैमिलीज और रूलिंग एलीट ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया और ये इनके कल्चर का हिस्सा बन गया, जिसे अब तकरीबन पूरी दुनिया ही अपना चुकी है। अब तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी टाई पहनना यूनिफॉर्म का हिस्सा बन चुका है। बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, होमवर्क करता हो या ना करता हो, टाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन क्रोएशिया ने सिर्फ टाई ही इजाद नहीं की, इसने पूरी दुनिया को राइस चॉकलेट का भी तोहफा दिया है। साल 1963 में ज़वेक्वो फैक्ट्री ने इस चॉकलेट को पहली बार दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया था। इस चॉकलेट में 10% राइस यानी कि चावल होते हैं, जबकि 90% मिल्क चॉकलेट होती है और दुनिया में छोटे से लेकर बूढ़े इंसान तक हर कोई इस चॉकलेट को बड़े मजे से खाते हैं। इसके अलावा आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि फोरेंसिक फिंगर प्रिंटिंग भी क्रोएशिया की ही इजाद है। इवान वोस्टाक नामी एक शख्स 19वीं सदी में अर्जेंटाइन चला गया था और वहां जाकर वो पुलिस में जॉब करने लगा। ये एक मर्डर केस की तहकीकात करते हुए किसी भी चीज से हैंड प्रिंट तलाश करने की कोशिश करने लगा, जिसे अब पूरी दुनिया में शोहरत मिल चुकी है और यूं अब मुजरिमों को पकड़ने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, बात करते हैं इस अजीम साइंसदान की, जिसकी वजह से हमारे घर, गली, मोहल्ले, बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, गर्ज के हर इमारत रात के अंधेरे में भी रोशन रहती है। हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की, जिसने अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट को इजाद किया था और इसकी इजाद की वजह से अब दुनिया भर के दूर दराज वीरानों देहातों में भी बिजली की सहूलत पहुंच चुकी है। दुनिया का ये अजीम साइंसदान साल 1856 में क्रोएशिया के एक गाँव सिमिलजान में पैदा हुआ था और आज इसके घर को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर जाकर आप इसकी साइंस के बचपन को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वही साइंसदान है जिसके नाम पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने अपनी कारों की कंपनी टेस्ला कार्स की बुनियाद रखी है। निकोला टेस्ला ने सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं दिया, बल्कि लाइट बल्ब्स, एक्सरेज, रेडियो, लेजर, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन और रोबोटिक्स तक इजाद करने में अहम किरदार अदा किया है। यही दुनिया का पहला शख्स था जिसने दुनिया को बताया था कि इजिप्ट यानी कि मिस्र में मौजूद पिरामिड्स मकबरे नहीं हैं, बल्कि फ्री एनर्जी पैदा करने वाले बड़े बड़े सोर्स हैं। और आज के माहिरीन की बड़ी तादाद टेस्ला की इस बात पर यकीन भी करती है। टेस्ला ने अहराम मिस्र से मुतासिर होकर दुनिया को फ्री एनर्जी यानी कि बिजली देने पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था जब इसकी फंडिंग रोक दी गई, क्योंकि फ्री बिजली अगर पूरी दुनिया को इस वक्त दे दी जाती तो बड़े बड़े उन लोगों के बिजनेसेस तबाह हो जाते जो आज हमें बिजली पैदा करके देते हैं और हमसे पैसा लेते हैं। टेस्ला ने एक ऐसी पॉकेट डिवाइस यानी कि एक छोटी सी मशीन जो कि आपकी जेब में भी पूरी आ सकती थी इजाद कर ली थी, जो कि छोटे पैमाने पर जल्जले भी पैदा कर सकती थी और इसने अमली तौर पर ऐसा करके दिखाया भी। लेकिन दुनिया का ये अजीम साइंसदान अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में बहुत ही बुरी हालत से गुजरा और मरते हुए ये किराए के एक कमरे में रहता था। जैसे ही इसकी मौत वाक़या हुई थी, अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने इसके कमरे को बंद कर दिया और इसकी सारी रिसर्च को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी तफसीलात आज तक दुनिया के सामने नहीं लाई गई, जबकि टेस्ला का तहकीकी काम एक बार जल भी चुका था जब वो जिंदा था। फैक्ट नंबर 5, आइलैंड ऑफ लव। दोस्तों, क्रोएशिया में दुनिया भर से कपल्स गैज़जिक आइलैंड का रुख करते हैं, जिसे कि लवर्स आइलैंड भी कहा जाता है, और अपनी मोहब्बत के यादगार लम्हात यहाँ पर गुजारते हैं, क्योंकि ये जजीरा सिंबल ऑफ रोमांस बन चुका है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये कुदरती तौर पर हार्ट की शेप यानी कि दिल की शक्ल में बना हुआ है। इस जजीरे को एमरल्ड ब्लू सी यानी कि नीले पानी वाले समंदर ने घेर रखा है और यहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत हैं। इस कुदरती जजीरे की नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ आपको ना तो कोई होटल मिलेगा और ना ही कोई रिजॉर्ट, इसलिए आप अपना हनीमून यहाँ पर रोमांटिक जजीरे पर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैंपिंग करना पड़ेगी और अपनी जरूरत की हर शय का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। वैसे जो कपल्स इस हार्ट शेप आइलैंड को विजिट करते हैं वो पसमान आइलैंड या फिर करीबी शहर जदार सिटी में होटल बुक करवाते हैं और फेरी बोट के जरिए यहाँ पर आते हैं और कुछ दिन के लिए यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। पूरे क्रोएशिया में 1144
आइलैंड्स मौजूद हैं और इनकी वजह से यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ही बूम मिलता है। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि इनमें से चंद एक जजीरे ही सैंडी यानी कि साहिल समंदर पर रेत वाले जजीरे हैं, जबकि बाकी ज्यादातर नाहमवार पथरीले जजीरों की यहाँ पर भरमार है। इसलिए किसी जजीरे को सिर्फ खूबसूरती देखकर इधर का रुख करने के बजाय ये मालूम करना पहले बहुत ही जरूरी होगा कि कौन सा जजीरा आम लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन है, जहां पर आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्रोएशिया में एक ऐसा मुकाम भी है जिसने दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और वो इसके जनूबी इलाके में मौजूद वॉल ऑफ स्टोन्स है, जिसे कि यूरोपियन वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। 5.5 किलोमीटर खुश्क पत्थरों से बनी ये दीवार लिबोर्नियंस ट्राइब के लोगों ने खुद को दुश्मनों के हमलों से महफूज रखने के लिए 9 सदी कबले मसीह में बनाई थी, जो कि आज भी मौजूद है। इस हिफाजती दीवार के अलावा दुनिया का सबसे छोटा टाउन जिसका नाम हम है, वो भी क्रोएशिया में ही मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ 20 से 30 अफराद बसते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ज़माने कदीम से ही ऐसा है जहां आपको एंशिएंट फोर्टिफिकेशंस और कोबलस्टोन स्ट्रीट्स यानी पत्थरों की बनी हुई सड़कें भी देखने को मिलेंगी। हर साल हजारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं और ज़माने कदीम की तामीरात को देखकर आज भी दंग रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ये बात दुनिया के बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि अमेरिकी शहर वाशिंगटन डीसी में मौजूद इनके व्हाइट हाउस की इमारत में इस्तेमाल होने वाला पत्थर क्रोएशिया में मौजूद आइसलैंड ऑफ ब्राक से लाया गया था, और न सिर्फ लाया गया था बल्कि क्रोएशिया में ही मौजूद स्कूल ऑफ स्टोन मिशनरी में काम करने वाले दुनिया के बेहतरीन पत्थर तराशने वाले माहिरीन ने अपने हाथों की महारत भी इस पे दिखाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्रोएशिया ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि जमाना कदीम से ही रोमन एम्पायर में तामीर होने वाली इमारतों में सफेद पत्थर को इस्तेमाल किया जाता था और क्रोएशिया भी रोमन एम्पायर का एक सूबा था जहां से दरियाफ्त होने वाले सफेद पत्थर को अजीमुशान इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए व्हाइट हाउस को भी रोमन एम्पायर की तर्ज पर सफेद पत्थर से बनाने का फैसला किया गया और इसके लिए क्रोएशिया से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। इसीलिए वियना में मौजूद स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट हाउस और बुदापेस्ट में मौजूद हंगरी के पार्लियामेंट हाउस में भी क्रोएशिया का लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया है। आज भी क्रोएशिया में मौजूद इन पत्थरों की दुनिया भर में बहुत ही डिमांड है और अहम तरीन इमारतों में इसका इस्तेमाल खसूसी तौर पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक आईटी के शोबे से है और अगर आप क्रोएशिया में रहकर अपना काम करना चाहते हैं तो डिजिटल नोमैड वीजा किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप इस मुल्क में फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो ये वीजा आप जैसों के लिए ही बना है, लेकिन इसकी हैसियत एक टेम्पररी रेजिडेंट परमानेंट की तरह होती है और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए जारी किया जाता है, लेकिन इसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। इस वीजा की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि क्रोएशियन सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपका रास्ता इसके जरिए खुल जाता है और जो शख्स 5 साल तक कानूनी तौर पर क्रोएशिया में रह ले वो इसकी शहरियत हासिल करने के लिए लीगल हो जाता है। अब आपको डिजिटल नोमैड वीजा की बुनियादी शराइत बताते हैं जो कि पूरी करना जरूरी है, जिनमें पहली शर्त यह है कि आप यूरोप से बाहर रहने वाले कोई आदमी हो और आपकी माहाना आमदन 2500 अमेरिकी डॉलर्स के लगभग होनी चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं जैसे कि अपनी बीवी को, तो बैंक स्टेटमेंट में $100 की माहाना इजाफी आमदनी भी दिखाना होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपका फ्रीलांसर या एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है और इन शराइत को पूरा किए बगैर आपको वीजा नहीं मिल सकता। तो अगर आप में से कोई भी इन शराइत पर पूरा उतरता है और आप यूरोप के सस्ते तरीन मुल्क में फैमिली समेत सेट होना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आप भी गेम ऑफ थ्रोन्स के दीवाने हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि इसका सीजन 2 क्रोएशिया में 17 मुख्तलिफ जगहों पर बनाया गया है, जिसमें से सबसे मशहूर जगह ड्यूब्रोवनिक है और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है, जिसकी वजह से इसकी तारीखी अहमियत और भी बढ़ जाती है। वैसे आजकल आप कौन सा सीजन देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्रोएशिया मुआशी लिहाज से तो बहुत ही बेहतर है और पूरे यूरोप में सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मईशत इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन जैसी बेहतर है। इसलिए इस मुल्क के बासी भी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का रुख बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी आबादी सिर्फ 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के लगभग है और इसमें अब कमी देखने को मिल रही है क्योंकि दीगर यूरोपीय अक़वाम की तरह यहाँ के लोगों को भी बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हुकूमत को मुल्की इदारे चलाने के लिए माइग्रेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जिनमें से ज्यादातर तादाद इराक, तुर्की और रूस से आने वालों की शामिल है। इसलिए क्रोएशिया को इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री भी कहा जाता है, जहां कानूनी तौर पर आने वाले लोगों को वेलकम किया जाता है और इनको क्रोएशिया की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए इनकरेज किया जाता है। दोस्तों, आप यूरोप के कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे और क्यों? कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें और अगर आप किसी मुल्क के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख के जरूर बताएं। मजीद जबरदस्त वीडियोस
के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।